नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चंद घंटों बाद, मतलब तकरीबन 12 घंटे बाद वो घड़ी आ जाएगी जिसका इंतजार पिछले 5 सालों से स्थानीय नेताओं को था। मतलब नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। सत्ता का परिवर्तन 2023 में हुआ, 24 में लोकसभा के चुनाव हुए, 24 में ही एक उपचुनाव हुए। 23, 24 और 24 के उपचुनाव में बीजेपी ने, सत्ताधारी दल बीजेपी ने बाजी मारी। नगरीय निकाय में प्रतिष्ठा से लेके पद तक दांव में लगे हुए हैं। दोनों ही दलों ने पूरी कोशिश की, पुरजोर कोशिश की कि मतदाताओं को साधा जाए, उन्हें लुभाया जाए। तरह तरह के घोषणाओं से लेके, घोषणा पत्र से लेके स्टार कैंपेनिंग तक यहाँ पे किया गया। बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी कैंपेनिंग की कमान संभाली, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैस सहित आला नेताओं ने धरती पे उतर के, धरातल पे उतर के पुरजोर प्रचार किया अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। जनता जनार्दन ने अपना मत दे दिया, फैसला दे दिया। अब है मतगणना की बारी। मतगणना के लिए महज 12 घंटे के से भी कम का समय बचा हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही है। बीपी के जो मरीज होंगे उनका बीपी भी जरूर फ्लक्चुएट हो रहा होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। रात अंतिम यही रात भारी, यही छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों में कुल जमा 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इसलिए प्रत्याशियों की यही अंतिम रात है जो भारी भी काफी है और लंबी भी काफी है। चुनाव के ऐलान के साथ ही हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आरोपों की बौछार हुई, आरोप और घोषणा पत्र लाए गए, चुनावी मैदान पर जनता जनार्दन से वोट की अपील हुई, जिसके बाद आज से 3 दिन पहले नगरीय निकायों की जनता ने अपना पसंदीदा प्रत्याशी भी चुन लिया। प्रशासन ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है। अब कल नतीजों की बारी है। 10 नगर निगमों के महापौर, पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों के भी आएंगे नतीजे। लगभग सभी जगहों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। नगरीय निकाय चुनाव में 10,000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 44,90,360 मतदाताओं के जिम्मे था। बीजेपी और कांग्रेस ने किया अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जीत का दावा। अब नगरीय निकाय के लिए चुनावी संग्राम में पार्टियों के जीत के दावे भी सुन लीजिए। कांग्रेस कह रही है कि साल भर में कोई संतोषजनक काम नहीं हुआ, चुनावी तैयारियों में बीजेपी पिछड़ गई। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बीजेपी चुनाव हार जाती। कुल मिलाकर कांग्रेस ने पुराना ईवीएम राग अलापा। वहीं बीजेपी का कहना है कि 13 महीने में सरकार ने नगरीय निकाय के लिए प्रतिबद्धता से काम किया है। इसके बाद बीजेपी अधिकांश नगरीय निकायों में जीत दर्ज करेगी। चुनाव के नतीजे बीजेपी के ही पक्ष में रहेंगे। चुनाव की तैयारी में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी और इनको कहीं से ये जो रिपोर्ट आया कि अगर बैलेट से होगा तो सरकार मात खा जाएगी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी, इसलिए ये लोग ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लास्ट टाइम में लिए हैं। 13 महीने में नगरीय निकायों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से जो हमने काम किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश नगरीय निकाय की सीटों पर जीतेगी। तो जो उत्साह जनता के बीच दिखा, कार्यकर्ताओं में दिखा, इससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्टियों ने महीनों तैयारी भी की और सियासत भी। कल 15 फरवरी वो तारीख होगी जब नगरीय निकायों के लिए किसी एक पार्टी दफ्तर में खुशी की लहर दिखेगी तो दूसरी में मायूसी। तब तक बिना कयास लगाए इंतजार करना ही बेहतर है। लेकिन समीकरण, सत्ता और सियासत, ये तीनों शब्द किसी भी प्रत्याशी की किस्मत चमका सकते हैं। बहरहाल प्रत्याशियों के लिए परिणाम से पहले ये रात कितनी भारी है, इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कल नतीजों की बारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट BSTV छत्तीसगढ़। तो देख के आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक दलों की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई है। इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति के हर पहलू को करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, विचारक डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी मेरा पहला सवाल आपसे है, ये रात काफी भारी गुजरने वाली है, न केवल प्रत्याशियों के लिए बल्कि राजनीतिक दल के प्रमुख लोगों के लिए भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है, ये सम्मान की लड़ाई हो चुकी है। अनिल जी। बिल्कुल अवधेश, बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और उसके बाद नतीजे कल 9 बजे 8-9 बजे के आसपास से शुरू हो जाएंगे। और कल तो इतनी बजे तक कहीं पर जीत रहेगी, कहीं पे हार रहेगी, कहीं नगाड़े बजेंगे, कहीं खुशियां और गम का मिश्रित माहौल देखने में आएगा। स्थानीय सरकार चुन रही है छत्तीसगढ़। यहाँ की जो जनता है, लगभग 3 करोड़ की आबादी, वो नगरीय निकाय चुनाव को अपना महापौर चुनेगी, अपना पार्षद चुनेगी और जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनके निपटारे के लिए निश्चित तौर पर ये सरकार उनकी सहायक होगी। अब निश्चित तौर पर आप देखेंगे अवधेश की बहुत से लोगों की इससे प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कुछ सीनियर नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है और कुछ नए लड़ाके भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। कोई निर्दलीय के तौर पर, कोई जिन्हें पहली बार टिकट मिली है, तो वो भी जीत और हार का स्वाद चखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अवधेश जी, जीतेगा लोकतंत्र, जीतेगा छत्तीसगढ़ और यहाँ पर लोगों को स्थानीय सरकार मिलेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा में 2 तरफा मुकाबला है और कोई बाकी तीसरा दल तो है नहीं। तीसरे के तौर पर निर्दलीय जरूर है, जो दोनों ही राजनीतिक दलों की नाक में दम कर रखे हैं और कल हो सकता है वो बहुत सारी सीटें भी इससे प्रभावित हो। तो ये कल नतीजा है, हमें इंतजार करना होगा और कल देखते हैं कि किस तरह के कल रिजल्ट आते हैं। ठीक है, मैं जरा धनंजय जी का रुख कर लेता। धनंजय जी, ये रात बहुत भारी गुजरने वाली है क्योंकि सीधे प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जितना छोटा चुनाव उतना घमासान ज्यादा, उतना अपनापन ज्यादा चुनाव में, प्रत्याशियों को लेके, मतदाताओं को लेके, चुनाव जितवाने हरवाने वाले नेताओं को लेके। जरा जवाब दीजिए, कैसे बीतेगी ये रात और कल किस तरह से उम्मीद है? निश्चित तौर पर जब चुनाव कोई सा भी हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का हो या स्थानीय स्तर के चुनाव हो, तनाव तो रहता है। जो राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे किसी भी दल के हों, चुनाव लड़ने वाला एक होता है या उसके साथ तनाव में सारे के सारे लोग शामिल होते हैं। सभी कुछ जिम्मेदारियां जो मिलती है उसको सब निर्वहन करते हैं। और आप देखेंगे जिस प्रकार से एक सीमित समय मिला आचार संहिता के दौरान, मुश्किल से मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन का ही प्रचार प्रसार का अवसर मिला है। उस बीच में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत लगाकर पूरे रणनीति के तौर पर और प्रत्याशी जो डोर टू डोर किए हैं और निश्चित तौर पर जो मेहनत जो की है हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने, और एक सुखद परिणाम की उम्मीद हम लोग उससे कर रहे हैं। और जिस प्रकार से 2014 के नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम आए थे और जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया था। और आप देखेंगे रायपुर निगम की मैं बात कर लूं तो 3 बार तो कांग्रेस की परिषद यहाँ पे बनी है और मुझे पूरा उम्मीद है रायपुर में 4थी बार भी परिषद कांग्रेस की बनेगी। पार्षद भी हमारे अच्छे मेहनत किए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत किया है। प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं हमने छोड़ा है। जो जनता के बीच जाकर अपने जो घोषणा पत्र उनको रखने का काम किया है, सरकार की विफलताओं को रखने का काम किया है और 1 साल में स्थिति प्रदेश की बन गई उसको रखने का काम किया है। एक अच्छा हमने वहां पे काम किया। तो निश्चित वो परिणाम की हमें पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अधिकांश निकायों में जीतेगी। महापौर की सीटों भी हम जीतेंगे, नगर पालिका भी जीतेंगे, नगर पंचायत भी जीतेंगे, पार्षद भी जीतेंगे। और एक आपने अच्छी बात कही है कि ये जो रात है बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। उसके 2 कारण आपको बताऊंगा। एक तो सुबह उठ के जाना है आपको, तो रात तक मतगणना के एजेंटों के साथ डिस्कशन करना, बैठक करना है। तो सुबह उठने के जो तनाव है उससे चलते नींद ही नहीं आती है और थोड़ा सा परिणाम को लेकर भी एक बात तो रहती है, सबको उत्साह रहता है। वो थोड़ी बात है उसमें और कुछ भी। तो मतदान वाला दिन जो होता है ना अवधेश जी, वो सबसे कठिन रात होता है कि दूसरे मतदान कराना है और मतगणना में तो जो होना है होना है। ठीक है, चलिए राजीव जी, थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके तरफ ज्यादा दिख रही है, मतलब आपके पार्टी की तरफ ज्यादा दिख रही है। हालांकि जनता का फैसला आना बाकी है, जनता ने निर्णय दे दिया है, उसका काउंट होना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। कितने उत्साहित हैं आप? और ये रात क्या अत्यधिक नींद में बीतेगी खुशी के मारे या थोड़ी सी धड़कनें तेज है?
राजीव जी। देखिए, धड़कने तो उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा तेज है। वो पोलिंग रिपोर्ट लिए है कितना प्रतिशत मतदान हुआ, लेकिन जैसे धनंजय जी ने कहा, अनिल जी ने कहा कि देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, हर चुनाव में चुनौती होती है और बहुत तैयारियों के साथ अगर परिणाम अपेक्षित नहीं होते हैं या कम मत से मार्जिन होती है तो दुख तो होता ही है। तो तनाव तो है, लेकिन तैयारियां पहले से है कि कौन कौन काउंटिंग में बैठेगा, कैसे दावा आपत्ति करना है, तमाम चीजें हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, 44,90,000 मतदाताओं ने इन पूरे छत्तीसगढ़ में अपने मत का उपयोग किया है। लोकतंत्र की विजय हुई है और परिणाम धनंजय जी ने भी कहा, निश्चित रूप से कभी कांग्रेस को भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, कभी भाजपा को अच्छा प्रतिसाद मिला है और निश्चित रूप से दोनों पार्टी को मौका मिला है। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये वही चुनाव है जहां से नेताओं का जन्म होता है। सबसे छोटी इकाई होती है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता हैं जो पहले नगर निगम से अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे। भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारे, पहले छात्र संघ हुआ करता था, जब छात्र संघ के लोग जाते थे और बोलते थे। बीच में अभी वो परिपाटी रुक गई थी और अभी छात्रों का रुझान राजनीति से कम हो गया, अपने करियर के प्रति ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है जहां से छात्र जो बड़े संसद में घुसते हैं, तो ये होता है। और हमें पूरी तरीके से मालूम है, जिस प्रकार से आप देखिएगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, जनता का थोड़ा सा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कौन से मशीन से राजीव जी? पूरे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आप देख लीजिए। चलिए, ठीक है। चुनाव परिणाम है, मैं लोगों का रुझान, आम आदमी का, मध्यम वर्गीय लोगों का, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का और गरीब जनता का, उनका भारतीय जनता के पार्टी के प्रति एक रुझान है। वो रुझान चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखा। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा। मैं जब अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, मेरे ख्याल से आज तक दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है कि किसी के मन के भीतर क्या है इस बात को जाना जा सके। चर्चाओं की बात अलग है कि चर्चाएं में बहुत सारी चीजें निकल जाती है। आपने एक बड़ी बात कही कि जीत लोकतंत्र का हुआ है, लेकिन लोकतंत्र के जीत में रायपुर में 52% लोगों का शामिल होना, मतदाताओं का, अब प्रदेश भर में लगभग 73% लोगों का शामिल होना थोड़ी सी चुनौती है। और मतदान के घटते प्रतिशत ने न केवल राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी है, बल्कि जो चुनाव कराने वाली यूनिट है, इकाई है, उसकी भी चिंता बढ़ गई है कि साहब कमी कहाँ रह जा रही है। कम मतदान, जो हलचल है, जो राजनीतिक दलों का समीकरण है, वो थोड़ा सा उलझा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अनिल जी, देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं और कम मतदान निश्चित तौर पर हुआ है। और बस्तर जैसे इलाकों में जब 90% तक वोटिंग होती है, तब रायपुर जैसा राजधानी जहां के लोग सबसे ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा सरकार का लाभ उठाते हैं, वो 52% 50% तक मतदान कर रहे हैं। और बाकी शहरों में भी लगभग यही स्थिति है। लेकिन देखिए, इसके लिए बहुत से, राजू चक्रवर्ती का बयान बड़ा छाया रहा पूरे प्रदेश के अखबारों में, जिसमें उन्होंने ये बात उठाई कि प्रशासन ने किस तरह से क्षेत्रों को बांटा है या किस तरह से मतदाता जोड़े गए हैं कि लोगों को समय पर मतदान करने का नाम ही पता नहीं चला। और धनंजय भाई भी इससे सहमत होंगे कि किस तरह से परिसीमन को लेकर के समस्या थी मतदान। तो प्रशासन की एक चूक हुई थी जिसका खामियाजा लोगों ने भुगता। लोग इरिटेट हो जाते हैं, आधा घंटा पौन घंटा नाम ढूंढते हैं, 2-3 सेंटरों में जाएंगे, उसके बाद घर चले जाते हैं। वो थोड़ी ना 2-2 घंटे बैठे रहेंगे। तो एक तो इस चीज को सुधारना होगा। दूसरी बात होती है राजनीतिक दलों की वादा खिलाफी। जिस तरीके से आप वादे करते हैं और फिर उन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर ये वादे पूरे होते हैं तो मालूम पड़ा कि शांति, सुरक्षा और विकास का एक बड़ा मुद्दा हावी हो जाता है। उनको मैं लगता है कि यार कोई भी सरकार आए, चीजें तो ऐसी ही चलनी है, ऐसे ही दौड़ेंगी, वही व्यवस्थाएं चलेंगी, कोई बदलाव नहीं आ सकता है। तो एक तो ये निराशा भाव आ जाता है, इसलिए वो निकलते नहीं। और तीसरी बात ये होती है कि बहुत से लोग आलस के मारे घर से नहीं निकलते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये स्थिति अभी राजनीतिक दलों के लिए है। मैं एक लाइन बहुत गर्व के साथ जोड़ना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो बिहार और यूपी की तरह राजनीतिक तौर पर उच्छृंखल नहीं है। यहाँ शांति के साथ सत्ता हस्तांतरण होता है। जनता ने जो आदेश दिया सिरोधार्य है। इसके लिए कोई गैंगवार होना, मतदाता पेटी लूट लेना, बंदूकें चल जाना, ये सब नहीं होता जैसे बिहार और यूपी में होता रहता है। ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल कांग्रेस और भाजपा बहुत
अच्छे प्रतिस्पर्धी के साथ चुनाव लड़ते हैं और जनता का जो फैसला होता है उसको शिरोधार्य करते हैं। कल भी मुझे लग रहा है जिस तरह लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, उसी तरह आप देखिए कल भी नगरीय निकाय चुनाव में जो जनता का फैसला होगा दोनों दल उसको स्वीकार करेंगे और फिर दोनों दल अपनी अपनी भूमिका में निभाएंगे ईमानदारी से। बिल्कुल सही, ठीक है। धनंजय जी, आपके सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती साहब इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि रायपुर में 3 बार से कांग्रेस की परिषद रही है, उम्मीद आपको है कि चौथी बार भी ये रिकॉर्ड बने। लेकिन मैं एक दूसरी चुनौती कह रहा हूं कि साहब खाली रायपुर नहीं, जिस 10 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं उस 10 के 10 में, जगदलपुर छोड़ दीजिए, वहां की महापौर चुनाव से एन पहले कांग्रेस की महापौर बीजेपी में शामिल हो गई, 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है निवर्तमान तौर पर। अभी बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी धनंजय जी आपके लिए। देखिए, निश्चित तौर पर अवधेश जी, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि निगम में स्थानीय स्तर पर जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है और 2014 के जो नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पर ही भरोसा किया है और हमारी परिषद ने बेहतर काम किया, चाहे वो सफाई व्यवस्था को हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, या सड़कें बनानी हो, या नालियों के सफाईकरण का मसला हो। जितनी सुविधाएं जनता को सरलता से दिया जा सकता था हमारे परिषद ने प्रयास किया है और उससे आगे बढ़कर भी काम करने का प्रयास किया है। स्वाभाविक बात, हमारे पास 5 साल के काम थे, उन 5 सालों में जनता के बीच हम गए, जनता काम भी किए हैं, तो हमें उसी काम के बदौलत हमें पूरा विश्वास है कि हम फिर वापस पुनः स्थापित होंगे। दूसरी बड़ी बात, अभी मैं एक बात अनिल द्विवेदी का मैं सुना कि जो मतदान के दिन की जो अव्यवस्था थी उसको लेकर जो राजू चपति जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिक्र जारी, वहां पे जो अवस्था उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। और ऐसे अनुराग अग्रवाल जी की मैंने बाइट सुना था और कई भाजपा के नेता कार्यकर्ता जो मैं स्थानीय स्तर पर तो मैं बूथ में ही घूम रहा था, वहां भी देखा, मैं सब नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी थी, कहीं वोटर का नाम नहीं मिल पा रहा था। सारे मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस इस पर आपत्ति कर रही थी, बीजेपी के भी लोग बढ़ चढ़कर उसमें आपत्ति दर्ज करा रहे थे। तो सोशल मीडिया आप खोलेंगे पूरा पटा हुआ है। मुझे बस एक ही व्यक्ति के बयान में थोड़ा सा ऐतराज हुआ, वह इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव हार रही है इसलिए इस प्रकार से सवाल उठा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई आपके नेता और कार्यकर्ता भी आवाज उठा रहे थे, आपके तो कोरबा के महापौर ने भी मतदाता सूची को लेकर वहां पर आपत्ति दर्ज कराई, धमतरी में के पार्षद प्रत्याशी ने, मैं तो इनके कई नेताओं का नाम जानता हूं, मैंने उन आंखों से देखा, मेरे साथ जाकर आपत्ति दर्ज कराए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकतंत्र में जो मतदाता है उनको मतदान करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, वजह चाहे जो भी हो, हमें उस वजह को सुधारने की स्थिति में जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आज हम 52% मतदान करके अगर खुश होते हैं तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए हार के बराबर है। बिल्कुल 100% मतदान होना चाहिए। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, ये शिक्षित और बुद्धिजीवी जो बनते हैं ना, वो लगातार समस्याओं को उठाते हैं। 5 साल तक उस पर बात कर रखते हैं अपनी कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा, लेकिन वो 1 घंटा लाइन पे लगना नहीं चाहते हैं। 5 साल तक सोशल मीडिया पे आप टाइम दे देते हैं। मतदान अगर आप करेंगे, मैं बोलता किसी के प्रति नाराजगी होगा, किसी के प्रति आपके गुस्सा हो सकता है, आप कुछ मांग हो सकती है, वो पूरा कैसे होगा जब आप जाके मतदान करेंगे, क्योंकि मतदान से बड़ा दान कुछ होता भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हमारे शहर और प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए कि मतदान मतलब मतदान होना चाहिए, नो छुट्टी, नो तीज त्योहार, नो कोई। हम तो अधिकार, जैसे अधिकार के लिए हम सजग रहते हैं, वैसे कर्तव्य के लिए भी सजग होना पड़ेगा। सेना, हमारे भारतीय सेना के लोग, हमारे सुरक्षा बल के लोग, हमारे पुलिस के जवान 24 घंटा मुस्तैद रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। वो ना पानी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं। जब वो 365 दिन हमारे लिए सरहदों पर खड़े रहते हैं, शहर के सीमाओं में खड़े रहते हैं, और हम एक दिन 1 घंटा, अरे 2 घंटा लगता, 2 घंटा मतदान की लाइन पे नहीं लग सकते। और बड़ी बड़ी बात करती है, मुझे बड़ा दुख हुआ है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि जिस तरह से मतदाता सूची को लेके आज दिनांक तक मैं गलती नहीं, मैं गलत नहीं, तू गलत को लेके जो एक दूसरे पे जो डाला जा रहा है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, या फिर नगर निगम हो, जो स्थानीय प्रशासन हो, सब एक दूसरे पे टाल रहे कि साहब हमें मतदाता सूची नहीं मिला तो सर्वर डाउन था, कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही। लेकिन कुल मिला के ये कि कई लोग मतदान से वंचित हुए, पति पत्नी कई अलग अलग बूथों में डाल दिया गया, बूथ छोड़ दीजिए वार्ड बदल दिए गए, एक दूसरे वार्ड का मतदाता हो गए, एक दूसरे वार्ड का मतदाता हो गए। बड़ी समस्या है। इस बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा भी चल रही भीतर खाने कि कैसे इसमें व्यापक तौर पे सुधार किया जाए ताकि लोगों को उनका मताधिकार 100% मिल सके और लोग उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित हो सके। मैं लौटूंगा, मैं राजीव जी का रुख कर लेते। राजीव जी, कई ऐसे मतदान केंद्र हैं, मेरे पास लगभग 12-15 मतदान केंद्रों
की जानकारी है, हमारे जिलों के संवाददाताओं ने भेजी है कि साहब वहां पे चौकीदारी, पहरेदारी की जा रही है अमुक अमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। राजधानी में भी हमने देखा, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कैंपेनिंग की जाती है वहां पे राजनीतिक दलों के द्वारा। इतना भय क्यों, जरा बताइए। मतदाता मतदान केंद्र पर माने जहाँ जो राजनीतिक दल के लोग हैं स्ट्रांग रूम के बाहर वो ड्यूटी दे रहे हैं। हम भी करते थे। देखिए ये परिपाटी रही है कि कहीं कोई लोग ना चला जाए, कोई टैंपरिंग ना करे। ये जनसंघ के समय से जनसंघ के लोग करते थे, फिर भाजपा बनी, भाजपा के लोग करते थे। हमारे कांग्रेस को नहीं, ये एक मनोवृत्ति हमारी सुरक्षा। मुझे याद है अभी 2000 इसके पहले के चुनाव में विकास उपाध्याय जी वहां पे मुस्तैद थे, उसका फोटो सेशन करवा रहे थे। हम लोग भी जाते थे जब तरुण दादा चुनाव लड़ रहे थे राजेंद्र तिवारी जी के खिलाफ, तो हम लोग पूरी टीम जाकर वहां पर जहां पर रखा रहता था, हम देखते थे कि कोई बाहरी आदमी न आए और बारी बारी से हम चौकीदारी करते थे। देखिए ये परिपाटी है और अच्छा है, लोकतंत्र का एक उत्सव है। मैंने जैसे बहुत पहले आपके टीवी चैनल में कहा था कि लोकतंत्र भी है और लोकतंत्र का उत्सव भी है। तो ये उत्सव का भी एक अंग है कि हम पहरेदारी करें कि कोई अवांछित लोग नहीं। हम देखते हैं दुर्गा गणेश के समय भी हम रात को पहरेदारी करते हैं कि कोई कहीं शॉर्ट सर्किट की घटना ना हो जाए, कोई अवांछित तत्व ना आ जाए। लेकिन राजनीति में शॉर्ट सर्किट हो तो उसका असर काफी व्यापक होगा। ठीक है, ये परिपाटी है और इसका ठीक है। अवधेश जी मैं छोटा सा एक लाइन में बोलना चाहूंगा। बिल्कुल छोटा सा राजीव जी एक मिनट, धनंजय जी कुछ जी। एक बात मेरे को ध्यान पे आई है, जो मतदाता सूची को लेकर, सर्वे को लेकर। देखिए जब चुनाव जब होते हैं ना अवधेश जी, तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, या सभी स्थानीय चुनाव पर निर्दलित है, तीनों वोटर पर्ची बांटते हैं। बिल्कुल। और जब भी वोटर पर्ची बांटा जाता है तो वो 60 से 65% घर ही वहां पर मिलते हैं। और वोटर पर्ची हम बांटने जाते हैं तो पता चलता है अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, अमुक महिला शादी हो कहीं चला गया है, या अमुक परिवार जो है पता चेंज कर दिया। आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि आखिर जो सर्वे करने निर्वाचन के लोग जाते हैं वो उस चीजों को पकड़ क्यों नहीं पाते हैं। और हम जब मतदाता पर्ची बांटने जाते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी काम होता है। मैं खुद बांटा हूं कोटा में, तो मैं एक घटना आपको याद दिलाऊंगा, अगर 2 मिनट अवसर देंगे। बिल्कुल। कोटा में एक घनी बस्ती था, वहां पे 3 बूथ थे। पर्ची बांटने मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा तो मैंने उनसे वो 4 कलर की पेन दे दिया कि एक बूथ वाले एक कलर लगाए घर में ये दे। तो जिस घर में पर्ची बांटने जाते थे ना, तो वहां पे रेड में लिख दिए फला नंबर, उसके बगल में देखते थे ग्रीन में लिख दिया, उसके बगल में और कोई कलर। तो मैं समझ गया कि मतदाता सूची में कितना ज्यादा गड़बड़ियां होती, इसलिए पर्ची नहीं बांट पाता। पर्ची जनता को मिलता नहीं है तो वोट डालने जा नहीं पाते। इस बात तो से ज्यादा गड़बड़ियां हुई। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति नहीं है या मतदाता, क्योंकि ये काम तो सरकारी होता है, कोई राजनीतिक दल तो कर नहीं पाता है। तो ये चीजें बहुत हमको देखना चाहिए चीजों को। ठीक है अनिल जी। न केवल राजनीतिक दलों की साख दांव पे लगी है, कल चुनाव परिणाम के साथ साथ ईवीएम की विश्वसनीयता भी एक बार परखी जाएगी कल परिणाम के बाद। देखिए तो राजनीतिक दलों का हर चुनाव में शगुफा होता है कि ईवीएम पर दोष मढ़ देना और उसको जिम्मेदार ठहरा देना। लेकिन इस बार जरूर ये था कि चूंकि महापौर और पार्षदों का चुनाव एक साथ था, तो जो ईवीएम थी उसमें नाम नीचे पार्षदों के और ऊपर महापौर के थे, तो इसमें जो वृद्ध लोग थे ना वो थोड़ा भ्रमित हुए। बिल्कुल। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मेरी माताजी चुनाव वोट डालने गई तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे किया जाए। तो फिर और क्योंकि और जिस जगह वो मतदान देने गई थी वहां ये हाल था कि जब आप महापौर में देते थे तो बीप नहीं बजती थी, लेकिन पार्षद में देने पर फिर उसके बाद फिर बीप बजती फाइनल बीप। तो उसमें थोड़ी माता जी भ्रमित हुई। अब सोचिए मेरी माता जी का ये हाल है तो और भी लोगों का ये हुआ होगा। बहरहाल इसको नहीं अनिल जी, मैं एक लाइन जोड़ रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हुआ जब मैंने महापौर वाले ईवीएम में जब बटन दबाया बीप नहीं बजा। मैं पूछ रहा रिटर्निंग ऑफिसर की, साहब बोले कि नहीं जब फाइनल हो जाएगा तब बीप बजेगा। लाइट जल रहा था लाल कलर का। बिल्कुल जी। तो ये ठीक है, प्रशासन के सामने भी बड़ी भ्रम की स्थिति होती है कि आखिर वो कितनी व्यवस्था करेगा, कितनी पेटियां लगानी पड़ेगी, सवाल ये। तो उसको एक में ही सबको समाहित करना है तो उनका अपना एक प्रबंधन होता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आज का जो मतदाता है जिसने नगर निगम में वोट डाले हैं, कल वो बड़ी उम्मीद में रहेगा।
जिसकी भी सरकार बनेगी, भाजपा का घोषणा पत्र बहुत अच्छा आया, कांग्रेस का भी अच्छा आया, और जो अच्छी अच्छी मांगे, मुझे बीजेपी के घोषणा पत्र खासकर बहुत अच्छी मांगे दिखाई दी। उन्होंने बोला कि अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो महिला के नाम पर 35% की छूट मिलेगी रजिस्ट्री में, प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह छूट दिया जाएगा, इसी तरह यूपीएससी क्लियर करने वाले युवाओं को 1 लाख रुपए मिला जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा की कि महाविद्यालय और स्कूलों में इंटरनेट सुविधा फ्री दी जाएगी। तो ऐसी तमाम घोषणाएं जो हुई है ना, ये बड़ी आशान्वित करने वाली है और बड़ी उम्मीदों वाली है। तो जो भी पार्टी जीतेगी कल चुनाव में, उसको ये वादे पूरे करने में, और आम मतदाता युवा से लेकर के बुजुर्ग तक ये वेट करेगा कि जल्दी से जल्द मांगे पूरी हो, ताकि जो सरकार वो चुनी है, जो पार्षद वो चुने हैं, जो महापौर को जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, वो उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर सके। चलिए, कुल मिला के आशान्वित मतदाता कल जरूर काउंटिंग सेंटर की तरफ नजर लगा के रखेंगे कि उन्होंने जिसे मतदान दिया, जिसे अपना मताधिकार दिया, क्या वो जीत के आए। जितनी धड़कनें तेज राजनीतिक दलों की है, उतनी ही सियासत के जानकारों की भी है। लेकिन अब ज्यादा धड़कनों के तेज मत कीजिए। महज 11 घंटे का वक्त बचा हुआ है, जब पेटियां खुलनी शुरू होगी, अब परिणाम सामने आते रहेंगे। BSTV पे महाकवरेज लगातार आपको मतदान की, मतगणना की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कल सवेरे 7 बजे से लगातार बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।